इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 15। लास्ट हमने जो टॉपिक किया उसमें हमने पढ़ा था जी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर। दो हिस्सों में हमने इसको किया, बाकायदा तौर पर ग्राफ बनाया कि एक अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसमें पोलैरिटी का चेंज आता है, मतलब एक दफ़ा पोलैरिटी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर दोबारा से पॉजिटिव एंड सो ऑन, डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन ऑफ द कॉइल। अब वहाँ पर हमने बनाया अल्टरनेटिंग करंट। आज हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं जी, डीसी जनरेटर। मतलब हमने एक जनरेटर डिज़ाइन करना है जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। मतलब जब हम उसमें वर्किंग करेंगे तो हमें करंट का ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव में मिलेगा, नेगेटिव में हमें करंट का ग्राफ नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसकी उसी तरह से आप लोगों ने डेफिनेशन, तो डीसी जनरेटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी of the coil into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पर जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो कौन सा सिग्नल होता है जी, वो डायरेक्ट करंट का सिग्नल है। तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें डेफिनेशन, व्हाट इज़ डायरेक्ट करंट? अ यूनी डायरेक्शनल करंट। डायरेक्ट करंट क्या है? अ यूनी डायरेक्शनल करंट विच डज नॉट चेंजेस इट्स पोलैरिटी। एक ऐसा करंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है और अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता। मतलब इसमें जब आप नोट करेंगे इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले हिस्से में ही रहेगा। मतलब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हिस्से में ही रहता है, नेगेटिव की तरफ ये मूव नहीं करता। और जब ये सिर्फ पॉजिटिव वाले हिस्से में रहेगा तो हम इस तरह के करंट को क्या नाम देते हैं? इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट। इसके लिए आपने वर्ड जो लिखना है, यू विल राइट इट यूनी डायरेक्शनल, कि एक ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, देयर इज़ नो पोलैरिटी चेंज इन इट। मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का चेंज नहीं होता, मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट की वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगी। नेक्स्ट इसमें आ जाती है कंस्ट्रक्शन, के इस जनरेटर को डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। इस जनरेटर में भी उसी तरह दो पोल्स, मैग्नेट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पार्ट कौन सा होगा जी, इसके अंदर भी लगा होता है एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं ये यू शेप्ड ही होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट का नाम देते हैं। इन दोनों टर्मिनल पोल्स के दरमियान में, मैग्नेट के पोल्स के दरमियान में एक कॉइल, एक तरफ कॉइल का नॉर्थ पोल के करीब, दूसरा एंड साउथ पोल के करीब, और इन दोनों के दरमियान में कॉइल ने करना है रोटेट। कॉइल को रोटेट करवाने के लिए हम कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। कॉइल को रोटेट करवाने के लिए हम यहाँ पर ऊपर वो अटैच कर देते हैं, इसको किसी भी सोर्स के साथ अटैच इसको किया जा सकता है। साथ इसके साथ दूसरे एंड पर यहाँ पर साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी, साउथ पोल पर आकर एंड होंगी, और ये लाइंस बीच में इस कॉइल को कट करेंगी। और जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेट करते वक्त इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने पर ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो फिर इसमें नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, हम लिखते हैं इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वर्किंग प्रिंसिपल है जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of flux. So EMF is equals to minus n delta phi over delta t. प्रिंसिपल वही सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले आपने इसमें फिर नेक्स्ट जो आपने लिखनी है वो है जी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ परमानेंट मैग्नेट। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप यूज़ करेंगे ईएमएफ उतनी ज़्यादा। सो कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला पार्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सा जी, नंबर 1 परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द कॉइल
और कॉयल के लिए हम दूसरा जो नाम यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्मेचर। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था एसी जनरेटर तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था स्लिप रिंग्स के बारे में। स्लिप रिंग्स क्या थे, वो पूरे सर्कुलर शेप के थे और रिंग की फॉर्म में जब कॉयल उसके साथ रोटेट करती है तो वो मुसलसल कनेक्शन को स्टेबल रखते हैं। जब कॉयल आपके सामने फ्रंट साइड है तो आप पॉजिटिव बनाते हैं पीक, जब उसकी ऑपोजिट साइड आ जाती है तो हम उसके लिए नेगेटिव ड्रॉ करते थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम साथ यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग्स। मतलब स्प्लिट रिंग क्या है, असल में स्लिप रिंग ही है। इस स्लिप रिंग को आपने दरमियान से कट कर देना है, इसको स्प्लिट कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब आप इसको दरमियान से तोड़ देंगे तो तब इस सेट को हम लोग नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स। कि स्लिप रिंग्स को ही दरमियान से हाफ कर दिया जाता है, दो अलग अलग सी टाइप के रिंग्स बना लिए जाते हैं, हाफ रिंग्स, तो इनको नाम देते हैं स्प्लिट रिंग्स। सो यहाँ पर साथ अटैच होते हैं जी स्प्लिट रिंग्स। अब स्प्लिट रिंग्स का काम यहाँ पर क्या है, और वही प्रोडक्शन के ज़िम्मेदार हैं एसी सोर्स के, सॉरी डीसी सोर्स के। ये जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है वो असल में कौन है, दैट इज़ द स्प्लिट रिंग्स। ये वही दोनों स्प्लिट रिंग्स हैं, एक लेफ़्ट साइड पर एक राइट साइड पर आपने लगा दिया। अब इस स्प्लिट रिंग को समझें, ये यूँ है स्प्लिट रिंग कि इसका कनेक्शन यहाँ से कट है, इस साइड से भी यहाँ से कनेक्शन कट है। कॉयल एक तरफ से यहाँ पर अटैच होगी, दूसरी तरफ से कॉयल यहाँ पर अटैच होगी। इफ़ आई ट्राई टू डू इट, ये यूँ आप समझ लें कि यूँ रिंग ऊपर कनेक्ट होता है कॉयल के साथ, कि जब कॉयल रोटेट करेगी तो ये पोर्शन जब यहाँ पर आ जाएगा वायर का तो इस वक्त कनेक्शन कट हो जाएगा। कनेक्शन के कट होने से क्या होगा, कनेक्शन के कट होने से करंट की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, क्योंकि जो उस दौरान ईएमएफ इंड्यूस तो नहीं होगी, क्योंकि अब कॉयल क्लोज नहीं ओपन होगी। क्लोज होगा सर्किट तो करंट इंड्यूस होगा। सर्किट क्लोज होने का मतलब सर्किट कंप्लीट होना। तो जब सर्किट ओपन हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए कंडीशन ये है द सर्किट मस्ट बी क्लोज। तो यहाँ पर जब दरमियान में ये वायर रोटेट कर जाएगी तो रोटेट कर कर वो किसी सूरत ईएमएफ उस सिस्टम में इंड्यूस नहीं होगी। इसके साथ इन्हीं स्प्लिट रिंग्स के साथ दो और हमने इधर भी उसी तरह लगा रखे हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस का यहाँ पर भी वही फंक्शन है कि दे अवॉइड स्पार्किंग एज द वायर विल स्लाइड अलॉन्ग द स्प्लिट रिंग, दे विल अवॉइड स्पार्किंग, कि वो स्पार्किंग को रोकते हैं। और यहाँ से आगे हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं और साथ इसके साथ अटैच कर दिया जाता है कोई भी लोड डिवाइस। कोई भी डिवाइस आप यहाँ पर अटैच कर देते हैं और ये डिवाइस एक्ट करती है एज ए लोड। ठीक है, आपको बल्ब अटैच कर दें वट एवर यू वांट, तो यहाँ पर कोई भी आप डिवाइस लगा सकते हैं। तो अब सीखते हैं इस फिनोमेनन को, और उससे पहले ज़रा कंस्ट्रक्शन में इसको कंप्लीट कर दें कि कंस्ट्रक्शन के अंदर नेक्स्ट पार्ट आ गया स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स और स्प्लिट रिंग के साथ अटैच होते हैं कार्बन ब्रशेस, जो रेड कलर में मैंने बनाए। कार्बन ब्रशेस का काम क्या है, दे अवॉइड स्पार्किंग। और ये जो पूरा पोर्शन है ना स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रशेस का, इन दोनों को मिलाकर हम लोग नया नाम देते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कम्यूटेटर। इन दोनों को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं दिस इज़ द पार्ट कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर क्या काम करता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, कि कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। कुछ बुक्स में लिखा जाता है कि डायरेक्शन को चेंज करता है, कुछ बुक्स में लिखा जाता है डायरेक्शन को सेम रखता है। मैं दोनों चीज़ें आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि दोनों बातों का मतलब सेम ही है। ठीक है, कैसे? कम्यूटेटर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, इट कीप्स द डायरेक्शन कॉन्स्टेंट। कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को कॉन्स्टेंट रखता है। चेंज का वर्ड भी ठीक है, कॉन्स्टेंट का भी ठीक है। कैसे? सबसे पहले इस कॉयल ये रोटेट कर रही है, कॉयल के रोटेट होने पे सर्किट में क्या प्रोड्यूस होगा, सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा। करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी किस तरह से हम मेजर करते हैं, फाइंड करते हैं। करंट की डायरेक्शन हम कॉयल की फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कि थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉयल, मिडिल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ from north to south pole into the direction of magnetic field. So middle finger will tell you the direction of the current. Fleming's right hand rule. So
अब इस कंडीशन में तो मुझे पता है कोई ईएमएफ इंड्यूस होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉइल इस वक्त प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो अब जब यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, या कॉइल यहाँ से हॉरिजॉन्टल पड़ी है, कॉइल यहाँ से किधर मूव करेगी? आउटवर्ड। कॉइल की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन के अलॉन्ग, आपकी तरफ। उसके बाद मिडिल 4 फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ पोल। तो ये जो साइड ए बी है, इस साइड को मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज साइड ए बी। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन किस तरह मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में, 4 फिंगर, थंब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, वेलोसिटी इसकी आउटवर्ड आपकी तरफ, क्योंकि कॉइल रोटेट कर रही है। और करंट की डायरेक्शन फिर किधर आएगी? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अपवर्ड। सो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड। अब ए बी साइड अगर घूम के दूसरी तरफ चली जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली दूसरी साइड पर जब आप करंट की डायरेक्शन निकालेंगे, यहाँ पर आपको करंट की डायरेक्शन किधर मिल रही होगी? डाउनवर्ड। ये साइड है सी, ये साइड है डी। अब मैं अपने याददाश्त के लिए लिख लेता हूँ कि ए बी साइड पे करंट मूव कर रहा था अपवर्ड, सी डी साइड पे करंट मूव कर रहा था डाउनवर्ड। आप यहाँ पर भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लें। यहाँ से जब कॉइल ने यूँ रोटेट करना है तो ये पोर्शन इनवर्ड मूव करेगा, वेलोसिटी इनवर्ड, थंब इनवर्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, और करंट की डायरेक्शन किधर आएगी? डाउनवर्ड। तो यहाँ पर आपको करंट की डायरेक्शन किधर मिल गई? डाउनवर्ड। मैं इस को नाम दे देता हूँ, लेट से ये जो स्प्लिट रिंग का पार्ट है इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट इट इज़ ए, और ये जो दूसरी साइड है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश। ए के ऊपर अभी करंट किधर मूव कर रहा है? यहाँ से अपवर्ड कर रहा है, और वहाँ से इसकी तरफ फ्लो कर रहा है। अब कॉइल रोटेट करके उधर चली गई। कॉइल जब रोटेट करके दरमियान में आएगी ना, तो आपको पता है दरमियान में कनेक्शन टूट जाना है। एक लम्हे के लिए जब कनेक्शन कट होगा तो टोटल ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो रही होगी? 0। क्यों? क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं रहा, नाउ सर्किट इज़ ओपन। और अगर सर्किट ओपन है तो आपके लिए करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब आपको जो अभी करंट मिल रहा है ना, आप उसके लिए ग्राफ यूँ ड्रॉ कर लें कि आपको ये करंट की पीक मिली, उसके बाद बीच में कनेक्शन है 0 होना है, तो थोड़ी देर के लिए आपको बीच में करंट नहीं मिलेगा, जिस दौरान कॉइल यहाँ से पास कर रही है। मतलब यूँ स्प्लिट रिंग है ना, तो ये स्लाइड होती अभी आ रही है, ईएमएफ आपको मिलती रहेगी। जैसे ही कनेक्शन कट होगा, जब तक आगे दोबारा से कनेक्शन स्टेबल ना हो जाए, ईएमएफ 0 रहेगी। तो इसलिए मैंने बीच में कुछ पोर्शन खाली बनाया, फ्लक्चुएशन होगी, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस हुई फिर रुक गई। अब जब दोबारा कनेक्शन सेट होना है तो क्या होना है? ये वाली साइड इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये साइड सी डी इधर आ चुकी है। कॉइल ने रोटेट करना है ना, पहले ये कॉइल यूँ पड़ी है, ए बी सी और डी। अब कॉइल ने जब रोटेट करके यहाँ आना है तो दरमियान में कनेक्शन कट हो जाना है, फिर आगे कनेक्शन स्टेबल हुआ, अब यूँ, तो यहाँ पर आ चुका होगा सी, यहाँ पर आ चुका होगा डी, यहाँ पर आ चुका होगा ए, और इधर पॉइंट होगा बी। तो ए बी सी डी एक दूसरे के साथ स्विच कर जाएंगे। सो होगा क्या? होगा यूँ कि यहाँ आ चुका होगा ए आफ्टर हाफ रोटेशन, बी, और ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास? डी। ना अब यहाँ पर एक दफ़ा फिर करंट की डायरेक्शन बनाएं, उसी तरह से करंट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल यूज़ करें। यहाँ पर करंट आपको अपवर्ड ही मिलेगा, यहाँ पर आपको करंट किस तरह मिलेगा? डाउनवर्ड। अब वो जो बुक पे बात लिखी होती है, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, कि कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को सेम रखता है या कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, तो उसके पीछे क्या लाइन असल में होती है वो जहन में रखिएगा। देखें, अब जहाँ पर लिखा होता है ना कि करंट की डायरेक्शन को सेम रखता है, उसका मतलब ये है कि कॉइल की साइड चाहे ए बी यहाँ पर हो, चाहे साइड सी डी हो, करंट किधर फ्लो करेगा? अपवर्ड। दूसरे एंड पर चाहे साइड ए बी थी चाहे सी डी थी, करंट किधर फ्लो करेगा? डाउनवर्ड। देखें, पहले ए बी में करंट किधर फ्लो कर रहा था? अपवर्ड, लेकिन जब वो इस तरफ आ गया तो डाउनवर्ड। मतलब नॉर्थ पोल के साथ करंट अपवर्ड, साउथ पोल के साथ करंट डाउनवर्ड। जब कॉइल किस तरह रोटेट कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसने डायरेक्शन को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। ये नॉर्थ पोल के साथ हमेशा अपवर्ड, साउथ पोल के साथ हमेशा डाउनवर्ड, चाहे कॉइल का ए बी वाली साइड आ रही है चाहे सी डी वाली आ रही है। मतलब कांस्टेंट अब यूँ कह लें कि ए को हमेशा करंट किस तरह मिलेगा कि ए से करंट हमेशा अपवर्ड फ्लो कर रहा है और ए डैश की तरफ फ्लो कर रहा है। मतलब करंट की डायरेक्शन यूँ ही एक ही डायरेक्शन रहेगी, यूनी डायरेक्शन। करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। जबकि
दूसरी तरफ जहाँ पर लिखा होता है जी कि डायरेक्शन चेंज करता है, तो वहाँ पर उसका मतलब ये होता है कि पहले ए बी यहाँ पर था तो डायरेक्शन अपवर्ड थी, अब ए बी उधर चला गया तो डायरेक्शन किधर आ गई, डाउनवर्ड। मैंने ये इसीलिए पहले लिखा था कि ए बी में पहले कहाँ था, अपवर्ड, अब जब ए बी इस साइड पर आया तो डायरेक्शन किधर हो गई, डाउनवर्ड। तो इस तरह अगर लिखा जाए साइड्स के हिसाब से फिर वो यूँ डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक। लेकिन आपने पेपर में किस तरह लिखना है, आपने पेपर में यही लिखना होता है कि कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को कांस्टेंट रखता है। कांस्टेंट से मुराद यहाँ पर क्या है कि चाहे इस यहाँ पर ए बी हो चाहे साइड सी डी हो, करंट किधर रहेगा, अपवर्ड। और दूसरी तरफ भी यही है कि चाहे यहाँ पर ए बी है चाहे इस साइड पर सी डी है, करंट यहाँ पर किधर रहेगा, डाउनवर्ड। जब करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी तो हमारे पास जो करंट मिलेगा वो कौन सा होगा, दैट विल बी डायरेक्ट करंट। अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसमें, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फ्लक्चुएशंस हैं कि जो बीच में पोर्शन जब कट होता है ना, जब ये स्प्लिट वाला पोर्शन आता है तब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। मतलब इस बात का ये होगा कि अगर आपने यहाँ पर कोई लोड में बल्ब अटैच कर रखा है तो होगा यूँ कि जब तक ईएमएफ होगी वो ऑन होगा, जैसे ईएमएफ आना बंद वो क्लोज हो, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, तो वो फ्लक्चुएट करेगा। अब उस फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए हम कॉयल की जगह क्या यूज़ करते हैं, आर्मेचर। एक कॉयल नहीं, एक से ज़्यादा। जब एक से ज़्यादा होंगी ना तो हम उनको इस तरह से सेट करेंगे सारी कॉइल्स को कि अगर हाफ ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही हैं तो हाफ कब करेंगी, जिस हिस्से में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है। हम एक से ज़्यादा कॉइल्स यूज़ करते हैं ताकि हमें कंटिन्यूसली ईएमएफ की वैल्यू मिलती रहे। मतलब हम आधी कॉइल्स को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि नॉर्मली वो ईएमएफ इंड्यूस करें, और अगले हाफ साइकिल में उन्होंने ऑफ होना है, तो वो जो बीच में कुछ टाइम के लिए उन्होंने ऑफ होना है उसके लिए हम दूसरी हाफ कॉइल्स का सहारा लेंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दिए। तो तब आपके पास जो ग्राफ बनेगा, तब आपके पास इसका ग्राफ यूँ फिर बनेगा कि आपको एक कंटिन्यूस ईएमएफ मिलना शुरू हो जाएगी। तो ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल आपको कुछ ऐसे का मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये था डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर के बाद नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो नेक्स्ट इसका हिस्सा है बैक मोटर इफ़ेक्ट इन जनरेटर्स। दोनों में, चाहे वो आप एसी जनरेटर की बात करें चाहे डीसी जनरेटर की बात करें, दोनों के अंदर क्या होता है, एक बैक मोटर इफ़ेक्ट होगा। वो बैक मोटर इफ़ेक्ट क्यों होगा, वो बैक मोटर इफ़ेक्ट इस माइनस साइन की वजह से होता है, ठीक है। इसी तरह जब हमने कल पढ़ा था ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तो लास्ट ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर भी हमने यही पढ़ा था माइनस वी वी एल साइन ऑफ एंगल थीटा। हमने वहाँ पर इस माइनस को स्किप कर दिया था ये कहकर कि ये लेंज़ेस लॉ की वजह से ही है, तो हम इसको वैल्यू फाइंड करते हैं कि इसको बॉदर नहीं करते। लेकिन वर्किंग में तो ये ज़ाहिरी बात अपना इम्पैक्ट रखेगा। तो ये नेगेटिव साइन अब उसी की वजह से यहाँ पर जनरेट होगा एक इफ़ेक्ट दैट इज़ कॉल्ड बैक मोटर इफ़ेक्ट। तो वो बैक मोटर इफ़ेक्ट क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। बैक मोटर इफ़ेक्ट इन जनरेटर्स। बैक मोटर इफ़ेक्ट असल में प्रोड्यूस होता है लेंज़ेस लॉ की वजह से। लेंज़ेस लॉ में हमने ये बात सीखी थी कि जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है उस वजह की मुखालफत होती है। मतलब अगर मैं उसको लिखूं बैक ईएमएफ बैक मोटर इफ़ेक्ट इन जनरेटर, तो अगर मैं उस चीज़ को लिखूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि cause is always opposed, cause is always opposed, कि जिस वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उस वजह की मुखालफत होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ईएमएफ इंड्यूस होने का रीज़न क्या है। ईएमएफ इंड्यूस होने का रीज़न एक ही है, कॉयल का रोटेट करना। अगर वो रोटेशन वाली मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो वो एरो कुछ यूँ बनाऊँगा। मतलब अगर इस एरो को मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ तो दिस डायरेक्शन इज़ एंटी क्लॉकवाइज, कि ये जो कॉयल है ये इस कॉयल का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना ईएमएफ का कॉज है ना। ये कॉयल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो इस तरह से बिहेव करेगा कि वो कॉयल को कोशिश करेगा क्लॉकवाइज घुमाने की।
अब क्लॉकवाइज घुमाने की जब कोशिश करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करवाएगा ताकि अपोज हो सके। मैंने बताया कि जब आप लोगों ने लेंज़ेस लॉ पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर ये आपके पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, सामने आपने एक सॉलिनॉइड कॉइल रखा हुआ है, तो नॉर्थ से निकलने वाली लाइंस उसको इफ़ेक्ट करेंगी और वो जो कॉइल है उसको क्लोज कंसिडर करें। तो ये जो हमारे पास कॉइल है दैट इज़ क्लोज्ड, ये क्लोज सर्किट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, वरना ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। ओपन सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, हमेशा क्लोज में होती है। मैं नॉर्थ को इधर मूव करवा रहा हूँ तो ये कॉइल अपने यहाँ पर क्या जनरेट करेगी, नॉर्थ, यहाँ पर क्या जनरेट करेगी, साउथ। क्यों? क्योंकि इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह क्या है, नॉर्थ पोल का करीब आना। तो ये कॉइल क्या करेगी, अपने अंदर जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन इस तरह से रखेगी कि नॉर्थ पोल सामने बने। नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, मतलब कॉज क्या थी, कॉज था नॉर्थ का करीब आना। ये नॉर्थ सामने जनरेट करके उस कॉज को सप्रेस करेगा, उसको रोकेगा कि ईएमएफ इंड्यूस ना हो। कॉज की हमेशा मुखालफत होती है, कॉज इज़ ऑलवेज अपोज। तो इसी तरह यहाँ पर कॉज क्या है, इस कॉइल का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। तो यहाँ पर होगा क्या कि एक फोर्स एक्ट करेगी, और फोर्स किस तरह से एक्ट करेगी, फोर्स एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करना, क्लॉकवाइज एक्ट करना शुरू कर देगी। अब उस फोर्स की अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो, नाउ वी विल यूज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आप अपनी तीनों फिंगर्स लेफ्ट हैंड की इस तरह से स्ट्रेच करें कि मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, four fingers should be in the direction of magnetic field, then thumb will indicate the direction of force. अब अगर आप गौर से देखें, मैं कॉइल के अगर एक्चुअल असल में जो रोटेशन है वो ड्रॉ करूं तो असल में रोटेशन यहाँ पर क्या है, आपकी तरफ है। आप वो ऊपर एरो को देखें, यहाँ से कॉइल आपकी तरफ आ रही है। इफ़ आई कुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस, ये यूँ है बात कि यहाँ से ये कॉइल का पोर्शन आपकी तरफ आ रहा है, जबकि ये वाला पोर्शन किधर जा रहा है, इनवर्ड। यूँ कॉइल रोटेट कर रही है, तो इधर मैंने डॉट लगा दिया, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। जबकि दूसरे एंड पर यहाँ पर हम लगा देते हैं क्रॉस कि यहाँ से कॉइल मूव कर रही है आपसे अवे। लेकिन बैक ईएमएफ इफेक्ट की फोर्स देखें ज़रा कहाँ पर लगेगी। बैक ईएमएफ इफेक्ट के लिए आपने यूज़ करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं उसके नीचे लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर आपने तीनों फिंगर्स थंब will be in the direction of force, it will be automatically in that direction। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको ऐसा उसकी डायरेक्शन में पहले से रखने की। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी दो फिंगर्स को, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करना है। फोर फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ, फोर फिंगर should be in the direction of magnetic field B, and the middle finger should be in the direction of, middle finger should be in the direction of all, or in the direction of current। तो करंट की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। मिडिल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर की डायरेक्शन अपवर्ड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ मूव करती हैं तो थंब की डायरेक्शन, आपकी फोर फिंगर की डायरेक्शन इस तरफ। So four fingers should be in the direction of magnetic field, middle finger should be in the direction of current, then thumb will be in the direction of force। तो thumb की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, into the plane। एक्चुअल में कॉइल किधर आ रही थी, आउटसाइड, उसकी ऑपोजिशन हो गई दूसरे एंड पर। देखिए यहाँ से कॉइल हम जब घुमा रहे थे तो किधर जा रही थी, into the plane। अब जब ये कॉइल into the plane जा रही है तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। करंट की डायरेक्शन यहाँ पर किधर है, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। अब फोर फिंगर देखें, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, उसके बाद करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो फोर्स किधर आ रही है, आउटसाइड। कॉइल असल में कहाँ पर जा रही थी, इनटू द प्लेन। अब आप उसके ओपोजिट कर रहे हैं। जब आप ओपोजिट कर रहे हैं तो इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड बैक मोटर इफेक्ट। ठीक है, कि बैक मोटर इफेक्ट के इस तरह से फोर्सेस एक्ट करेंगी कि वो कॉइल को रोकने की कोशिश करेंगी, ओपोजिट साइड में फोर्स लगेगी। वजह क्या है, यहाँ पर
कॉज ये है कि कॉज है ईएमएफ प्रोड्यूस होने का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द कॉइल, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द कॉइल, ये है कॉज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ कॉइल, ये है ईएमएफ का कॉज। और ओपोजिशन क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, और वो फोर्स एक्ट क्यों करती है, तो वो फोर्स एक्ट इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर इस कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है, एंड इट इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कहाँ पर पड़ा है? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पेज नंबर 62, चैप्टर नंबर 14, पहला टॉपिक उसमें आपने यही पढ़ा है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B साइन ऑफ एंगल थीटा, और चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट लगा दी है तो I L B साइन थीटा। तो ये है वो फिनोमेनन जिसकी वजह से कॉइल ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो इसको आप लिख दें, इसके लिए टॉपिक, इसके पीछे टॉपिक कौन सा इन्वॉल्व है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर in a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम रहता है, स्पेशली बैक मोटर इफेक्ट में। तो बैक मोटर इफेक्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट बस अपना क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? लेंज़ेस लॉ, कॉज इज ऑलवेज अपोज्ड, जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है उस वजह की मुखालफत होती है। एग्जाम्पल उसमें ये थी कि अगर मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस सोलेनॉइड की तरफ मूव करूं तो इस सोलेनॉइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्यों इंड्यूस होगी? इट इज़ अंडरस्टूड व्हेन द मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स द कॉइल देयर विल बी एन इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द पासिंग थ्रू दिस कॉइल, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएंगी। क्यों? नॉर्थ पोल उसके क्लोजर जा रहा है, क्लोजर द मैग्नेट more will be the magnetic field, so there will be an induced current in this coil. The direction of induced current will be in such a way that that current will oppose this cause, कि वो करंट इस वजह की मुखालफत करेगा। और यहाँ पर वजह क्या है? नॉर्थ पोल का क्लोजर होना। तो वो कॉयल अपने अंदर जो करंट जनरेट करेगी वो इस तरह से करेगी कि नॉर्थ पोल यहाँ बने, साउथ पोल दूसरे एंड पर बने, फार एंड पर। नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल। तो वजह की हो गई मुखालफत। फिर अगर आपने यहाँ पर फोर्सेस फाइंड करनी हो तो फोर्स फाइंड करने के लिए क्या यूज़ होता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जनरेटर के केस के अंदर आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ किस तरह से करना है? दैट योर मिडिल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then it is understood that your thumb of your left hand it will be in the direction of force। और अगर हम इसको प्रॉपरली स्टेट करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये स्टेट करता है, स्ट्रेच द फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, पहली 3 फिंगर्स कौन सी? थंब, द 4 फिंगर एंड द मिडल फिंगर। स्ट्रेच द फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर देखें, इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना? 90। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना? 90, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट चीज़, थंब और मिडिल फिंगर के दरमियान भी 90 का एंगल। अगर मैं अपने थंब को यहाँ से आगे मूव करवा दूँ तो थंब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो मिडिल फिंगर और थंब के दरमियान में एंगल कितना हो जाएगा? 90। सो पहली लाइन ये होगी कि योर थंब, middle finger and the forefinger should be perpendicular to each other. Now your middle finger should be in the direction of current, your forefinger should be in the direction of magnetic field, then thumb will point out the direction of force. So यहाँ पर नॉर्थ से किधर मूव कर रही हैं लाइन्स? साउथ, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर अपनी डायरेक्शन में। वेयर इज द करंट मूविंग? करंट इज मूविंग अपवर्ड, सो मिडिल फिंगर शुड बी अपवर्ड। ओके, रोटेट इट, मिडिल फिंगर अपवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? इनटू द पेपर आ जाएगी। ये मैंने डॉट और क्रॉस क्यों लगाए थे? ये एक्चुअली कॉयल किस तरह से मूव कर रही थी, और एक्चुअल मूवमेंट कौन सी थी? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज यूँ रोटेट करेगी तो ये आपकी तरफ आएगी, लेकिन
जो ऑपोजिट फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है, इनटू द प्लेन, और यहाँ पर कहाँ पे लग रही है, आउट ऑफ द प्लेन। और इस सारी फोर्स के पीछे टॉपिक कौन सा इन्वॉल्व है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इस फोर्स की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो अब जैसे जैसे जनरेटर रोटेट कॉइल वर्क करती रहेगी वैसे वैसे वो ईएमएफ तो प्रोड्यूस करता जा रहा है, लेकिन वैसे वैसे बैक मोटर इफेक्ट भी इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, क्यों बैक मोटर इफेक्ट इसलिए इंक्रीज़ करेगा कि कॉन्टीन्यूसली वो अपोजिशन हो रही है, तो अपोजिशन होते हुए क्या होगा कि कॉइल आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कॉइल रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स किस तरह लग रही है, क्लॉकवाइज। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो कॉइल आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगी। सो कॉइल को एक कॉन्टीन्यूस स्पीड के ऊपर रोटेट करवाने के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप अपनी इस फोर्स को इंक्रीज़ करें, जिस फोर्स की मदद से आप इसको रोटेट करवा रहे हैं। सो आपको ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉइल बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाएंगे तभी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आप उसको रोटेट करवा पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाई द कांस्टेंट स्पीड इज़ नेसेसरी। कांस्टेंट स्पीड क्यों ज़रूरी है? कांस्टेंट स्पीड इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी वेलोसिटी कम हो गई ईएमएफ कम हो जाएगी, बिकॉज ईएमएफ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, कि जितनी ज़्यादा कॉइल की वेलोसिटी होगी ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी। सो अगर कॉइल स्लो डाउन हो गई ईएमएफ कम हो जाएगा। नंबर 2, दिस ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आपका मैग्नेट छोटा हुआ तब भी ईएमएफ इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जितनी बड़ी कॉइल होगी ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी। और फिर इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने कम होंगे ईएमएफ उतनी कम इंड्यूस होगी। कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगी। सो आप जब भी देखेंगे जनरेटर्स को तो जनरेटर के अंदर एक कॉइल नहीं होती, मल्टीपल कॉइल्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्मेचर। सो ये और आखिरी चीज़ एंगल थीटा। उस एंगल थीटा को हमने बड़ा डिटेल में बात की थी। दिस एंगल थीटा इज़ बिटवीन V एंड B। जब ये V और B दोनों पैरेलल होंगे EMF ज़ीरो होगी, और अगर ये परपेंडिकुलर होंगे देन EMF विल बी मैक्सिमम। तो ये था हमारा टॉपिक जनरेटर्स का। टोटल हमने उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया कि एसी को हमने 2 हिस्सों में पढ़ा जनरेटर को, और डायरेक्ट करंट जनरेटर, और दूसरा बैक मोटर इफेक्ट, इसको हमने एक लेक्चर में किया। तो इन सारे लेक्चर्स को आप कोशिश करें एक ही फ्लो में देखें। जब आप एक ही फ्लो में देखेंगे कि विद इन 1 सिटिंग, ठीक है, एक दफ़ा पहले तो आपने इसको ब्रेकअप में पढ़ लिया ना कि 3 हिस्सों में अलग अलग, अब इसको एक ही फ्लो में देखें। तकरीबन ये 1.5 घंटे का लेक्चर आपका बनेगा टोटल। इसको बैठ के जब देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, और बहुत आसान टॉपिक, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में आता होता है, स्पेशली एसी जनरेटर। तो और जब ये इस तरह का टॉपिक आया तो इसमें मार्क्स स्कोर करना मसला ही कोई नहीं। अच्छी डायग्राम्स भी हैं, ग्राफ भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, छोटी छोटी हेडिंग्स, प्रिंसिपल, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, हेडिंग्स भी प्रॉपर आपकी बन जाएंगी। फिर प्रूफ वाला पोर्शन भी है थोड़ा सा। तो जब इस तरह का लॉन्ग होता है तो उसमें मार्क्स गेन करना थोड़े आसान होते हैं। तो इस तरह के टॉपिक को स्किप मत किया करें। ये नहीं देखना कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, टॉपिक को लिखना मसला ही कोई नहीं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ख़राब हुआ, और ये मसला है थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो चैप्टर्स हैं ना, इसमें एक मसला होता है कि अगर आप प्रीवियस कोई एक लेक्चर ही मिस कर देते हैं, सपोज़ आपने ये फैराडे लॉ मिस किया, आगे कुछ समझ नहीं आती, आप लेंजेस लॉ को स्किप कर दें, डायरेक्शंस कभी नहीं समझ आने वाली करंट की, तो कोई एक लेक्चर भी स्किप हो जाए तो आगे समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि लेक्चर डेली का डेली नोट किया करें, याद भी किया करें, और कोशिश किया करें कि कॉन्सेप्चुअली चलें। अल्लाह हाफ़िज़।